नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बोरगांव स्थित सेवा सहकारी समिति का किया औचक निरीक्षण के दौरान प्रशासकीय कार्यों का किया अवलोकन। लेखाकार को संतोषजनक कार्य करने पर किया प्रोत्साहित। प्रबंधक को CPPP के माध्यम से नए अवसर सृजित करने का दिया निर्देश। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यहाँ व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। सहकारिता विभाग के नवाचारों CPPP के माध्यम से औद्योगिक कंपनी के साथ साझेदारी के अवसर खोजें। CPPP एक ऐसा आयाम है जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित। कोई एक तो बिजनेस और शुरू राकेश बैठे DR बैठे जरा इस सोसाइटी में एक दो बिजनेस और शुरू करें। जैसे हमने जो CPPP फॉर्मूला दिया है ना, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें कोई बिजनेस करिए। ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री का कोई हम रॉ मटेरियल सप्लाई की बात करें, किसी तरह की कोई एंसिलरी हो उसको सप्लाई की बात करें, किसी प्रोडक्ट की शोकेसिंग का यहाँ पे हम कोई एक हो तो हम आउटलेट खोल लें। तो ये 1 महीने के अंदर राकेश मुझे चाहिए। इस सोसाइटी में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी लगा हुआ है, तो कोई ऐसी इंडस्ट्री हो, देखिए आप भी इसमें सहयोग करिए। यदि कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसका बिजनेस हम इसके माध्यम से कर सके, तो कोऑपरेटिव, पैक्स और फार्मर किसान, इन सबको मिलाकर हमें काम करना है ना। तो कोऑपरेटिव का दोनों एलिमेंट कौन कौन से, फार्मर और पैक्स और कॉर्पोरेट के साथ तो होगा नहीं, तो रेमंड से बात करिए। जो सुरुचि मसाला है उससे बात करिए। सर हम 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट दें, ठीक है, जिससे किसानों का माल भी खरीद सकते हैं। हाँ। और ये सोसाइटी उनका माल खरीदे एक आउटलेट दुकान भी खोल सकती है। सुरुचि में सुरुचि के कोई इंचार्ज हो तो मेरी अभी मीटिंग कराइए, तो उनको मंदिर बुलाइए, मंदिर में एक जगह बैठ के बात करेंगे। चलिए। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य एवं पूर्व सांसद BK हरिप्रसाद जी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक जी एवं प्रदेश प्रवक्ता विक्रम चौधरी, अभिनव बरोलिया, प्रवीण धोलपुरे, राहुल राज, फिरोज सिद्दीकी उपस्थित रहे। श्री हरिप्रसाद जी ने कहा कि मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर लोकसभा में एक और बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को खत्म करने का काम किया। यह महात्मा गांधी के विचारों पर सीधा हमला है और देश के सबसे गरीब नागरिकों से काम का संवैधानिक अधिकार छीनने की सोची समझी साजिश है। मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज काम की गरिमा और विकेंद्रीकृत विकास की अवधारणा का जीवंत उदाहरण रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि 12 करोड़ से अधिक नरेगा मजदूरों के अधिकारों को बेरहमी से कुचल दिया। पिछले 2 दशकों से यह योजना करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा रही है और कोविड-19 महामारी के दौरान यह सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी मनरेगा के खिलाफ रहे और इसे कांग्रेस की नाकामी की निशानी कहा गया। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने मनरेगा को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है। बजट में भारी कटौती, राज्यों के वैधानिक फंड रोकना, जॉब कार्ड रद्द करना और आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य कर लगभग 7 करोड़ मजदूरों को योजना से बाहर कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 5 वर्षों में मनरेगा में औसतन केवल 50-55 दिन का काम ही मिल पाया है। मनरेगा पर मोदी सरकार के हमले के मुख्य बिंदु। तो मोहन भगवत जी कब कहाँ बोलते हैं वो समझ में नहीं आता है। पहला बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये आदमी कौन है? RSS का सर संघ चालक है क्या? ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है, वो खुद बोल दिया, मेरे को जवाब दिया है रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं आप? हमारा टैक्स का पैसे से उसको Z+ सिक्योरिटी है। कैसा ऐसा थोप मार दिया इन्होंने इस देश के लिए। तो पूरा असंवैधानिक रूप से जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को पूरा महत्व दे रहा है। तो जो मोहन भगत जी जो बोलते हैं, 2015 में बिहार चुनाव में गया था, वो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, लोग उसको बीजेपी को खत्म कर दिया बिहार में, तो आरक्षण का बात छोड़ दिया है। अभी पिछले
जब उसका गोलवरकर का बंच ऑफ थॉट्स देख लीजिए, जो भी इस हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र का है, अपना कौन है, उसको बंच ऑफ थॉट्स में 173 या 74 पेज में लिखा है इंटरनल एनिमीज करके, जो माइनॉरिटीज़ का नाम और कम्युनिस्ट का नाम जोड़ा है। तो इसलिए ये डबल स्टैंडर्ड है। मौके अभी प्रधानमंत्री भी बहुत माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मीट, मछली, मंगलसूत्र, तलाक, तिब्बल तलाक, कपड़ा दे के कपड़ा दे के पहचानो, फिर जाके अरब में सबको मिलता है, सबको गले मिल के अरब जो देता है वो लेके आता है। जो एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन थी, एक लेडी, उसका नाम नहीं लेता हूँ मैंने, उन्होंने एक टिप्पणी दे दिया माइनॉरिटी के खिलाफ। वेंकैया नायडू जब मिडल ईस्ट में गया तो उधर उसको रिग्रेट करना पड़ा। तो इन लोगों का सोच जो है वो ये जो गिरगिट है ना, ऐसा बदलते रहता है। जो देखिए, शिवराज सिंह छोड़ दीजिए, छोटा आदमी है, मोहन भगत सब कुछ है, अगर वो बोला वही फाइनल है। बीजेपी का, हमारा यूथ कांग्रेस वाले बाएं हाथ का खेल है बीजेपी को। आरएसएस का जो है वो पूरा चल रहा है देश में, बीजेपी का कोई नाम के लिए है। भागवत ने कल एक स्टेटमेंट में कहा, उनको डॉक्टरों ने बताया कि अगर किसी की शादी 19 से 25 की उम्र में हो जाती है, 3 बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। ये जानवरों का डॉक्टर है, तो ये इंसानों के बारे में क्यों बात करता है? शायद वो मिस्टेक कर लिया है। जानवरों का जो सिस्टम है, अनाटोमी, उसको देख के बोला होगा। इंसानों के बारे में उसको इतना आइडिया नहीं शायद। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हेट स्पीच के खिलाफ स्टेट असेंबली में एक बिल लाया, लेकिन वहाँ पे हिंदू संगठन बहुत सारे हैं, वो लोग जाकर के वहाँ पे गवर्नर से मिले और वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, जबकि बिल जो है हेट स्पीच के अगेंस्ट है। हिंदू संगठन का नाम पे दब्बा है। मैं कर्नाटक से हूँ। जो हेट स्पीच लाया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए पूरा छूट देता है। आर्टिकल 9(2)(a) उसको निर्बंध करने का भी ताकत गवर्नमेंट को देता है। भारतीय जनता पार्टी को एक फैशन है कुछ सेलेक्टिव पढ़ने का और बाकी भूल जाने का। आर्टिकल 19(1)(a) आपको छूट है, जो भी बोल रहा है बोल सकता है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को निर्बंध करने के लिए भी 19(2) है। हम लोगों ने बिल लाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियस स्ट्रिक्चर्स पास किया था, तो इसका फॉलोअप हम लोग बिल लाया है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो में हम लोगों ने बोला था हम रोकेंगे कम्युनलिज्म को, हम रोकेंगे हेट स्पीच को। हमारा लैंग्वेज में बोलता है सर्व जनांगद शांति तोड़ा, इसका मतलब हर तबके के लोगों का एक खूबसूरत गुलिस्तान है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पन्ना जिले से 250 तीर्थयात्री दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम और मदुरई के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। 22 से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस पावन यात्रा के लिए यात्रियों को पन्ना कलेक्ट्रेट से बसों द्वारा खजुराहो रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां से वे ट्रेन के माध्यम से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर यात्रियों में खासा उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत पन्ना, गुनौर, अमानगंज और देवेंद्र नगर तहसील के तीर्थ यात्रियों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया, जबकि सिमरिया और शाहनगर क्षेत्र के यात्री सीधे खजुराहो रेलवे स्टेशन पहुंचे। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अनुरक्षक, पुलिस बल, चिकित्सक एवं मेडिकल टीम को भी साथ भेजा है। तीर्थ यात्रियों ने इस सौभाग्यपूर्ण यात्रा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली तीर्थ यात्रा है जिसका वे पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। श्रद्धालुओं ने इस यात्रा की काफी सराहना की। वहीं पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की बहुत अच्छी यात्रा है जिसमें वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन का मौका मिलता है। कहा कि तीर्थ यात्रियों का आशीर्वाद भी लिया है और उन्हें उनकी यात्रा मंगलमय हो ये शुभकामनाएं दी हैं। हम जा रहे यात्रा पे, मुख्यमंत्री का धन्यवाद है। हम रामेश्वरम जा रहे जल चढ़ाने को।
अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, वो अच्छे से जाएं, वो अच्छे से आएं। कितने यात्री है, कितने यात्री जा रहे हैं? 250 कहाँ कहाँ यात्रा करेंगे? अब रामेश्वरम जा रहे हैं और अभी हमको तो मालूम नहीं है ज्यादा। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी राय। आज तीर्थ यात्री रवाना हुए हैं करीब 3 साल के इंतजार के बाद, क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छी योजना है मुख्यमंत्री दर्शन योजना, क्योंकि तीर्थ दर्शन योजना ये निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि एक समय ये होता था जब गांव से कोई भी तीर्थ यात्री जाते थे तो पूरा गांव एकत्र होके और रोता था कि पता नहीं हमारे ये यात्री लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे हो कितना खुशी का माहौल है कि आज ट्रेन में सभी सुविधाओं को लेके और आज यहाँ पे इवन डॉक्टर्स वगैरह उनको देखने के लिए उनके साथ में सहयोगी के रूप में कुछ अधिकारी कर्मचारी भी जाते हैं। और आज वो जिस हिसाब से जिस उत्साह के साथ जा रहे हैं उससे लग रहा है कि अब हमारे जो तीर्थ यात्राएं जो हो रही हैं वो निश्चित रूप से जो दर्शन करके आ रहे हैं उसमें उनका एक बहुत ही अच्छा माहौल बन के जा रहा है। अब तो यात्री खुद ही इच्छुक हैं कि हमें भेज दो, हमें भेज दो। और इसलिए मैं मानता हूँ इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है कि आज हम बुढ़ापे में किसी को दर्शन हम करवा रहे हैं। यदि उनके माता पिता या उनके बच्चे उनका सहयोग नहीं करते तो सरकार सहयोग कर रही है और उनको यात्राओं पे भेज रही है। तो इससे अच्छी योजना कोई हो नहीं सकती। पन्ना से कितने यात्री रवाना हुए? आज 250 से ऊपर यात्री रवाना हुए। क्या शुभकामनाएं देंगे? निश्चित रूप से मैंने तो उन्हीं से आशीर्वाद लिया है, क्योंकि वो तीर्थ यात्री हैं, उन्हीं के हमने पैर छुए हैं। क्योंकि आज तीर्थ यात्री कोई भी हो वो हमारा एक तीर्थ दर्शन के लिए जाता है, हमारे लिए अहोभाग्य है। और इसलिए उन सबको शुभकामनाएं भी दी हैं और अच्छे से रहने के लिए बोला है, अच्छे से जाने के लिए बोला है। और मैं मानता हूँ भगवान उन पे कृपा करेंगे, सब अच्छे से यात्रा करेंगे।